हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैराथन क्लास करने वाले हैं, यानी कि हम इस क्लास में सीटीपी के 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपके सीटेट के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, फरवरी में होने वाले हैं 8 तारीख को। तो आप लोगों के लिए मैंने अभी 30 प्रश्न करवा रही थी क्लास में, पर 50 क्वेश्चन आज की क्लास में हम करवाने वाले हैं। तो फटाफट से इन प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर। और हमारा सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर आप करते रहिए, जैसा कि हमेशा करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन है, विकास निरंतर होता है, विकास एक समान गति से होता है, विकास क्रमबद्ध होता है, और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो विकास का सिद्धांत नहीं है ये, विकास एक समान गति से होता है। बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि विकास एक समान गति से नहीं होता है, जबकि निरंतर क्रमबद्ध और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो तीनों सही हो जाएंगे। रॉन्ग आंसर बी है, जिसका हमें राइट आंसर लगाना है। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतःक्रिया का परिणाम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है स्किनर, पियाजे, हरलॉक या वाइगोत्स्की। तो ये कथन है हरलॉक जी का। इन्होंने कहा है विकास परिपक्वता और अनुभव के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। एक बच्चे की बुद्धि पर उसके डैश और डैश दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो एक बच्चे की बुद्धि पर किसका प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, आनुवंशिकता या पर्यावरण, लिंग, आयु और स्वास्थ्य और पोषण। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है एक बच्चे की बुद्धि पर। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा भूमिका ग्रहण रोल टेकिंग की प्रक्रिया किस माध्यम से सीखी जाती है? ऑप्शन है परिवार, खेल, विद्यालय और मीडिया। तो ये किस प्रकार से सीखी जाती है? खेल के माध्यम से। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा परिकल्पित निगमनात्मक तर्क हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कर पाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, या पूर्व मूर्त संक्रियात्मक में, औपचारिक संक्रियात्मक में। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा हमारा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास के इस चरण को परिकल्पित कर पाता है। इसी तरह अगला प्रश्न है, यह एक बच्चा ये समझने में विफल रहता है कि जब पानी को एक लंबे संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में डाला जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार यह किसकी कमी के कारण है? ऑप्शन है संरक्षण, वस्तु स्थायित्व, अहम केंद्रवाद और क्रमबद्धता। तो इसका आंसर है संरक्षण के अंतर्गत इसकी कमी के कारण है। अगला क्वेश्चन है, कोलवर के अनुसार नैतिक विकास का पहला स्तर क्या है? ऑप्शन है परंपरागत नैतिकता, पूर्व परंपरागत नैतिकता, उत्तर परंपरागत नैतिकता और सामाजिक अनुबंध। तो इसका सही आंसर है पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन है केवल संचार, सामाजिक संपर्क, संज्ञानात्मक विकास और भावनात्मक अभिव्यक्ति। तो इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में मूल्यांकन का स्वरूप कैसा होता है? ऑप्शन है केवल योगात्मक, मानकीकृत, सतत और व्यापक, और केवल मौखिक। तो इसमें जो है सतत और व्यापक, ठीक है, इस तरह का मूल्यांकन किया जाता है बाल केंद्रित शिक्षा में। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? ऑप्शन है थर्स्टन, गार्डनर, स्पीयरमैन या बिने। तो इसका सही आंसर है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। अगला प्रश्न है, टेलीग्राफिक भाषण। टेलीग्राफिक भाषण क्या है? ऑप्शन है लंबा और विस्तृत भाषण, दो शब्दों के वाक्य अस्पष्ट पर बढ़ाना, या केवल इशारों का प्रयोग। तो यहाँ पे दो शब्दों के वाक्य को टेलीग्राफिक भाषण कहा गया है। नेक्स्ट है, जेंडर पहचान का क्या अर्थ है? तो जेंडर पहचान का जो अर्थ है ऑप्शन में है, ऑप्शन है समाज द्वारा निर्धारित भूमिकाएं, किसी व्यक्ति की पुरुष, महिला या अन्य लिंग के रूप में आंतरिक भावना, या जैविक लिंग, या फिर यौन अभिविन्यास। तो यहाँ से जेंडर पहचान से आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा बी,
किसी व्यक्ति की पुरुष, महिला या अन्य लिंग के रूप में आंतरिक जैविक लिंग यहाँ पे सही आंसर होना चाहिए, पर यहाँ पे जो बुक है उसमें दिया गया बी ऑप्शन। यहाँ पे जैविक लिंग से हम जेंडर पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है, विभेदित निर्देश जो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का अर्थ क्या है। ऑप्शन है सभी छात्रों को एक ही तरह से पढ़ाना, छात्रों को उनकी क्षमताओं के आधार पर अलग अलग कक्षाओं में रखना, छात्रों की व्यक्तिगत सीखने की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षण को समायोजित करना, या केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए अतिरिक्त कार्य देना। तो विभेदित निर्देश का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा छात्रों की जो व्यक्तिगत सीखने की जरूरत है उसको पूरा करने के लिए शिक्षण को समायोजित करना। जो आपको सही और एक पॉजिटिव वे में लेके जाए वो आपको ऑप्शन चुनना है अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउटफुल होते हैं तो। और यही आपके एग्ज़ाम को पास करने की छोटी सी स्ट्रेटेजी के रूप में एक ट्रिक बताई है मैंने। तो जो आपको सबसे सटीक लगे और मतलब जो पॉजिटिव वे में आपका ऑप्शन हो वही आप चुनें। नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं, सीखने के लिए आकलन असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है छात्रों को ग्रेड या अंक देना, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना, छात्रों की तुलना करना, या छात्रों को पास या फेल घोषित करना। तो यहाँ पे सीखने के लिए आकलन का जो है वो उद्देश्य है छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना। यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, डिस्कैल्कुलिया से पीड़ित बच्चे में कौन सी कठिनाई होती है। ऑप्शन है पढ़ने, लिखने, गणितीय गणना या ध्यान केंद्रित करने में। तो डिस्कैल्कुलिया होता है गणितीय गणना करने वाली जो बच्चे को कठिनाई होती है गणितीय गणना करने में, उसे डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। और जो लिखने में प्रॉब्लम होती है उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं, ठीक है। ये पिछले प्रश्न में हमने देखा है, पिछली क्लास में, सॉरी। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे, सीखने का कौन सा सिद्धांत अवलोकन और अनुकरण पर जोर देता है। ऑप्शन है व्यवहारवाद, मानवतावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो कि अवलोकन और अनुकरण पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल ग्रॉस मोटर स्किल का उदाहरण है। ऑप्शन है चित्र बनाना, बटन लगाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, माला में मोती परोना। तो ग्रॉस मोटर स्किल है सीढ़ियाँ चढ़ना। नेक्स्ट है, जुड़वा अध्ययन ट्विन स्टडीज का उपयोग अक्सर डैश के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन केवल आनुवंशिकता, केवल पर्यावरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों, या सामाजिक आर्थिक स्थिति में। तो ये किया जाता है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का अध्ययन करने में जुड़वा अध्ययन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सहकर्मी समूह पीयर ग्रुप का प्रभाव किस विकासात्मक अवस्था में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो इस तरह का पीयर ग्रुप बनता है किशोरावस्था में, और डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत की मुख्य आलोचना क्या है। ऑप्शन है यह बच्चों की क्षमताओं को कम आंकता है, यह सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा करता है, यह विकास के चरणों का वर्णन नहीं करता है, यह बहुत सरल है। तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा, यह सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा करता है। नेक्स्ट है, स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेना किस चरण की विशेषता है। तो ये किस चरण की विशेषता होगी। ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अच्छा लड़का लड़की, कानून और व्यवस्था। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत पर जो है विशेषता है। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार एक शिक्षक को छात्रों को उन समस्याओं को देना चाहिए जो डैश, यहाँ पे ऑप्शन है उनके वर्तमान प्रदर्शन को स्तर से बहुत परे है, या उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र के भीतर है, या वे पहले से ही हल कर सकते हैं, या पाठ्य पुस्तक में दी गई है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार उनकी समस्याओं को देना चाहिए जो कि उनके समीपस्थ विकास के क्षेत्र के भीतर है, ठीक है। बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। ऑप्शन स्थिर और सार्वभौमिक, लचीला और छात्रों के अनुभवों से जुड़ा हुआ, केवल शिक्षक द्वारा निर्धारित, या केवल मानकीकृत परीक्षणों पर आधारित। तो यहाँ पे जो सटीक आंसर है वो है लचीला और छात्रों के अनुभव से जुड़ा हुआ होना चाहिए प्रगतिशील कक्षा का पाठ्यक्रम।
अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बुद्धि में कई स्वतंत्र क्षमताएं होती हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, थर्स्टन का समूहकारक सिद्धांत, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत या स्टर्नबर्ग का त्रितंत्रीय सिद्धांत। तो यहाँ पे गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में ये मानता है कि बुद्धि में कई स्वतंत्र क्षमताएं होती हैं। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के भाषा अधिग्रहण उपकरण जिसे LAD ऑप्शन शॉर्ट में कहा गया है, इसका क्या अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, एक भौतिक उपकरण जो भाषा सीखने में मदद करता है, मस्तिष्क में एक जन्मजात भाषाई संरचना, या एक सॉफ्टवेयर जो भाषा सिखाता है, या एक शिक्षण विधि। तो भाषा अधिग्रहण उपकरण को इसमें चॉम्स्की के अनुसार यहाँ पे किसका क्या अर्थ है इसका? तो इसका अर्थ होता है कि मस्तिष्क में एक जन्मजात भाषाई संरचना होती है, ठीक है, जिसे भाषा अधिग्रहण उपकरण कहा है चॉम्स्की ने। नेक्स्ट प्रश्न है, जेंडर स्थिरता की समझ किस उम्र में विकसित होती है? ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष में, 3 से 4 वर्ष में, 5 से 7 वर्ष में और 9 से 11 वर्ष में। तो जेंडर स्थिरता की समझ होती है 5 से 7 वर्ष में। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने की शैलियों में जो कि लर्निंग स्टाइल कहा गया है, इसमें सीखने की शैलियों के संदर्भ में जो छात्र करके सीखना पसंद करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है दृश्य शिक्षार्थी, श्रव्य शिक्षार्थी, गति संवेदी शिक्षार्थी, पठन लेखन शिक्षार्थी। जो करके सीखते हैं उन्हें कहते हैं गति संवेदी शिक्षार्थी, काइनेस्थेटिक स्टूडेंट, इस तरह से कह सकते हैं, या लर्नर। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के रूप में आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ऑप्शन एक अंतिम परीक्षा, एक मानकीकृत परीक्षण, या स्वयं मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन, या शिक्षक द्वारा ग्रेडिंग। तो सीखने में आकलन जो है इसका सही उदाहरण जो है सीखने के रूप में आकलन जो होता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? स्वयं मूल्यांकन सहकर्मी के साथ मूल्यांकन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में त्वरण का क्या अर्थ है? तो त्वरण होता है, यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं पहले, उन्हें अतिरिक्त गृह कार्य देना, उन्हें अपनी कक्षा के पाठ्यक्रम के आगे बढ़ने की अनुमति देना, उन्हें विशेष कक्षाओं में भेजना है, उन्हें नेतृत्व की भूमिकाएं देना। तो इस तरह से प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में जो एसेसरेशन है इसका क्या अर्थ होता है कि उन्हें अपनी कक्षा में पाठ्यक्रम के आगे बढ़ने की अनुमति देना है। यहाँ पे ये सही सटीक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम की अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है? ऑप्शन है ये एक इलाज योग्य बीमारी है, कम बुद्धि का संकेत है, अगला ऑप्शन है एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो सूचना प्रसंस्करण को प्रभावित करता है, या आलस्य का परिणाम है। तो यहाँ पे ये सी आंसर इसका राइट है कि एक तंत्रिका संबंधी विकार होता है जो सूचना प्रसंस्करण को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, विकास के किस चरण को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो तूफान और तनाव की अवस्था किशोरावस्था को कहा गया है। अगला प्रश्न है, बच्चों में समान जीन होने के बावजूद व्यक्तिगत भिन्नताएं भिन्न होती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? अगला क्वेश्चन है इसके ऑप्शन हैं आनुवंशिकता का प्रभाव, पर्यावरण का प्रभाव, दोनों का, जटिल प्रभाव या परिपक्वता का प्रभाव। तो यहाँ पे पर्यावरण का प्रभाव होता है जिसके कारण बच्चे हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भिन्न भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, जब बच्चे अपने सहकर्मी समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं तो उनका समाजीकरण डैश होता है? ऑप्शन है परिवार पर अधिक निर्भर, शिक्षक पर अधिक निर्भर, सहकर्मियों पर अत्यधिक प्रभावित, या मीडिया से अत्यधिक प्रभावित। तो यहाँ पे सही आंसर सहकर्मियों से अत्यधिक प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, नैतिक दुविधाओं पर आधारित कहानियों का उपयोग किसने अपने सिद्धांत में किया? ऑप्शन है पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की या एरिक्सन। तो इसका प्रयोग किया है अपने सिद्धांत में कोलबर्ग ने, कहानियों का, नैतिक दुविधाओं पर आधारित कहानियों का कोलबर्ग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में छात्रों को सहयोगात्मक समूहों में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है, वह डैश के सिद्धांत का पालन कर रही है? ऑप्शन है स्किनर, थॉर्नडाइक, वाइगोत्स्की या पावलोव। तो यहाँ पे आंसर होना चाहिए वाइगोत्स्की, सही आंसर है।
जो सहयोगात्मक समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, तो यहाँ पे वाइगोत्स्की सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है जॉन डीवी, विलियम किलपैट्रिक, मारिया मोंटेसरी और फ्रेडरिक प्रोवेल। तो परियोजना विधि किससे रिलेटेड है? विलियम किलपैट्रिक से। यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि बुद्धि एक पदानुक्रमिक संरचना है? तो कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन है बर्नन का सिद्धांत, थर्स्टन का सिद्धांत, गार्डनर का सिद्धांत और स्पीयरमैन का सिद्धांत। यहाँ पे जो बुद्धि का पदानुक्रमिक संरचना है वो वर्णन का सिद्धांत मानता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के भाषा विकास में वाक्य विन्यास सिंटैक्स का क्या अर्थ है? ऑप्शन है शब्दों के अर्थ को समझना, वाक्यों के निर्माण के नियमों को समझना, ध्वनियों के पैटर्न को समझना या सामाजिक संदर्भ में भाषा का उपयोग करना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है कि वाक्यों के निर्माण के नियमों को समझना। बच्चे के भाषा विकास में वाक्य विन्यास, इसका अर्थ होता है वाक्यों के निर्माण के नियमों को समझना। ठीक है, इसको प्रश्न को ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप थ्रेट क्या है? तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है लड़कों पर लड़कियों को प्राथमिकता देना, एक नकारात्मक लैंगिक रूढ़िवादी के अनुरूप होने का डर जो प्रदर्शन को बाधित करता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना या लड़कियों को विज्ञान पढ़ने से हतोत्साहित करना। तो जेंडर स्टीरियोटाइप थ्रेट होता है क्या? एक नकारात्मक लैंगिक रूढ़िवादी के अनुरूप होने का डर जो प्रदर्शन को बाधित करता है। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा छात्रों के काम पर दी गई टिप्पणी, तुम्हारी लिखावट में सुधार हो रहा है लेकिन तुम्हें वाक्यों की संरचना पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, डैश का एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है गया? ऑप्शन है योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, प्रतिक्रिया या मानकीकृत स्कोरिंग, सहकर्मी मूल्यांकन। तो ये रचनात्मक प्रतिक्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, कमजोर वर्ग के बच्चों से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है केवल अनुसूचित जाति के बच्चे, केवल अनुसूचित जनजाति के बच्चे, गरीबी रेखा के नीचे के बच्चे या सरकार द्वारा निर्धारित वंचित समूहों के बच्चे। तो कमजोर वर्ग के बच्चे उन्हें कहा गया है जो सरकार द्वारा निर्धारित वंचित समूहों के बच्चे हैं। डी आंसर राइट है। अगला प्रश्न है, अधिगम पठार बनने का क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन है प्रेरणा की कमी, शारीरिक सीमा, कार्य की जटिलता या उपरोक्त सभी। तो अधिगम का पठार बनने का कारण होता है उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणा की कमी, शारीरिक सीमा भी और कार्य की जटिलता भी। अगला प्रश्न है, एक छात्र परीक्षा में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, यह डैश का एक उदाहरण है। ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा और सामाजिक अभिप्रेरणा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विकास के संदर्भ में एक संवेदनशील अवधि सेंसिटिव पीरियड क्या है? ऑप्शन है जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं, दूसरा ऑप्शन है विकास की वह इष्टतम अवधि जब कुछ सीखने की क्षमता चरम पर होती है, तीसरा ऑप्शन है जब बच्चे आसानी से बीमार पड़ जाते हैं, चौथा ऑप्शन है जब बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। तो संवेदनशील अवधि क्या कहलाएगी विकास के संदर्भ में? तो ये बी आंसर इसका सही है, वह इष्टतम अवधि जब कुछ सीखने की क्षमता चरम पर होती है। अगला प्रश्न है, जीववाद, एनिमिज्म और अहम केंद्रवाद, इकोसेंट्रिज्म को दूर किया जाता है। ऑप्शन है संवेदी पेशी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका आंसर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में किया जाता है। नेक्स्ट है, कोलबर्ग के सिद्धांत को अक्सर डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। तो कोलबर्ग के विकास के सिद्धांत को अक्सर कैसे माना जाता है? तो इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, तो इसका आंसर यही होगा, नैतिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है, जो मैं जानता हूँ और जो मैं किसी की मदद से जान सकता हूँ के बीच अंतर है। ऑप्शन है पाड़, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निजी भाषण या आंतरिकीकरण। तो यहाँ पे जो मैं जानता हूँ, जो मैं किसी की मदद से जान सकता हूँ, ये आंसर इसका होगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे जेडपीडी कहते हैं। ठीक है, जेडपीडी को आपने डिटेल में पढ़ा ही होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन एक निर्देशक और अनुनाशक की, एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक की, एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक की, एक बॉस और नियंत्रक की।
तो एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका किस तरह से होनी चाहिए? वो इस तरह से होनी चाहिए जो एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की तरह भूमिका निभाए। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड बिने को के विकास के लिए जाना जाता है। किसके विकास के लिए? ऑप्शन है पहला आधुनिक बुद्धि परीक्षण, बहुबुद्धि का सिद्धांत, आईक्यू का सूत्र या फिर भावात्मक बुद्धि का सिद्धांत। तो अल्फ्रेड बिने को पहला आधुनिक बुद्धि परीक्षण के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा दीवारों, फर्शों आदि पर की जाने वाली शुरुआती टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है चित्रकारी, लिखना, स्क्रिबलिंग या कला। तो ऐसे बच्चों की इस कला को कहा जाता है स्क्रिबलिंग। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। और हमने 501 से 550 तक क्वेश्चन कवर किए, यानी कि 50 क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम 50 क्वेश्चंस को और करेंगे, ठीक है। तो उस क्लास को भी देखिए। और आपके सीटेट के एग्ज़ाम में जो सीडीपी का पार्ट है, उसमें आपके 30 में से 30 नंबर लाने की गारंटी इन सभी क्लासों से मैं दे सकती हूँ, अगर आपने सारी क्लास देखी है, ध्यान से इनके क्वेश्चंस को हल किया है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे।